नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ हमारा राजस्थान कक्षा 8। इससे पहले हम दो पुस्तकें कक्षा 6 और कक्षा 7 पढ़ चुके हैं और ये जो किताबें हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने आपको पढ़ाई है और 40-45 मिनट के दो वीडियो बने हैं और ये वीडियो थोड़ा 50 मिनट तक चला जाएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़े 23 पन्ने हैं, थोड़ा बड़ा है, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर ही मैं आपको कक्षा 8 की किताब करा दूंगा। ये जो 5 किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की, ये आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएं तो ज़रूर पढ़ लें क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यहीं से पढ़ते हैं और हम लोग कुछ शर्मिंदगी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं कि हम सोचते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 क्यों पढ़ें, हम इतने पढ़े लिखे हैं। तो मित्रों, ये जो आपकी मन स्थिति है इससे आप बाहर निकलें और कोई किताब छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती है और कम से कम ये जो किताबें होती है 6 से 10वीं या 6 से 12वीं तक की बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये ज़रूर पढ़ें। तो आज हम कक्षा 8 पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये इसके टॉपिक है 18वीं सदी का राजस्थान है, उसके बाद में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, आधुनिक संविधान का निर्माण, फिर जनसंख्या, फिर उद्योग, परिवहन और पर्यटन विकास योजनाएँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, फिर ग्रामीण व शहरी प्रशासन और राजस्थान में कला संस्कृति। ये 72 पन्ने हैं, इसको हमने मात्र 23 पन्नों में कर दिया है। तो सबसे पहला है 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सबसे पहले संगठित करने वाला शासक थे शिवाजी। राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने कब प्रवेश किया? 1711 ईस्वी में मेवाड़ में दोस्तों ये प्रवेश करते हैं और इनको जयपुर के राजा हैं वो इनको बुलाते हैं। किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था? ये पेशवा बाजीराव ने रखा था। कटक उड़ीसा के अंदर है और अटक अफगानिस्तान में पड़ता है। कितना लंबा हम विस्तार करेंगे अपने क्षेत्र का। ये दोस्तों डेट आपको ध्यान रखनी, 1711। मेवाड़ भी ध्यान रखना है। मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों मराठों ने बूंदी पर आक्रमण किया था 1726 ईस्वी के अंदर, जब बुद्ध सिंह यहाँ के राजा था, तब की बात है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिरास देना कब स्वीकार किया? 1728 के अंदर ये खिरास देने पर राजी हो गए। मराठों ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को कब बनाया? इन्होंने 1734 ईस्वी को बूंदी का शासक बनाते हैं, बुद्ध सिंह जी को बनाते हैं। मराठों ने राजस्थान का राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप कहाँ किया? इन्होंने पहला बूंदी के अंदर किया। प्रवेश ये करते हैं मेवाड़ से, लेकिन हस्तक्षेप करते हैं बूंदी से। हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा पे राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया जाता है कि मराठों की शक्ति को कैसे रोका जाए। ये 22 अप्रैल 1734 को बुद्ध सिंह को राजा बनाते हैं और कुछ दिनों बाद के अंदर ये सम्मेलन करते हैं। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के शासक थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद कहाँ सभी को इकट्ठा होने की बात की गई? दोस्तों रामपुरा के अंदर इकट्ठा होने की बात थी, लेकिन इकट्ठा नहीं होते हैं। किसने उदासीनता व निर्णय में अस्पष्टता हुरडा सम्मेलन की रणनीति को असफल बना दिया? तो दोस्तों अमेरिकी शासक जयसिंह उदासीन रहते और निर्णय में अस्पष्टता रख रही थी, इसलिए हुरडा सम्मेलन असफल रहता है और कोई नतीजा नहीं निकलता है। उसके बाद है पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर कब भेजा? 1735 ईस्वी के अंदर। माता थी राधाबाई, ये तीर्थ करने आती है। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बेटी चंद्र कुमारी का विवाह किससे हुआ है? तो दोस्तों जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ हुआ था 1708 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अमर सिंह द्वितीय कौन से थे? ये अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं वो नहीं, उसके बाद एक अमर सिंह और आए हैं। उन्होंने की बेटी थी चंद्र कुमारी, उनका विवाह हुआ था जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह के साथ, जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी थी। इस विवाह की क्या शर्त थी? चंद्र कुमारी से उत्पन्न बेटा है जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा और सवाई सिंह का बड़ा बेटा था ईश्वर सिंह और छोटा बेटा माधो सिंह। मेवाड़ की
राजकुमारी चंद्र कुमारी और सवाई जयसिंह से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या दोस्तों, इनका नाम था माधो सिंह। तो शर्त ये थी जो अभी शादी करी थी इन्होंने चंद्र कुमारी की कि जो इससे बेटा होगा माधो सिंह वो बैठेगा कुर्सी पर, लेकिन बड़े बेटे का अधिकार होता है, तो फिर विवाद होना बहुत लाजमी था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला है माधव सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वर सिंह को चुनौती दी। तो दोस्तों इन्होंने दी थी मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से दी थी। जगत सिंह यहाँ का शासक था, अमर सिंह का लड़का था ये, मेवाड़ का। किस मराठा शासक ने माधो सिंह का साथ दिया। तो माधो सिंह का साथ देते हैं मराठा सरदार मल्हार राव होलकर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए। राजमहल का और बगरू का युद्ध होता है, 2 युद्ध लड़े जाते हैं ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच, राजमहल और बगरू का युद्ध। लास्ट के अंदर दोस्तों ईश्वरी सिंह अपने सरगासुली या ईसरलाट है वहाँ से कूद के आत्महत्या कर लेते हैं। किसकी कुटिलता के कारण सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। दोस्तों ये सेनापति हरगोविंद नटाणी, ये सूर्य सिंह दोस्तों ये ईश्वरी सिंह को सूर्य सिंह कहा गया है। ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। आप ईश्वरी सिंह लिख लें सूर्य सिंह को काट के। यहाँ का सेनापति हरगोविंद नटाणी। जोधपुर में किस के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। राम सिंह और भगत सिंह के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है। अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधि कब करनी शुरू की। 1817 से 1818। सबसे पहले किस राज्य में अंग्रेजों के साथ संधि की गई। 1803 के अंदर भरतपुर ने संधि की थी। और 1818 तक किस राज्य को छोड़कर सभी ने अंग्रेजों से संधि कर ली। सिरोही ने दोस्तों 1823 में की थी लास्ट के अंदर। और अहदनामा का अर्थ है इकरारनामा, समझौता पत्र। अगला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने पर जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया। 1839 के अंदर किया था। और मांगरोल का युद्ध कोटा के रावण और जालिम सिंह के बीच होता है। मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने करी है। अंग्रेजों ने करी थी। और बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। 1844 के अंदर। अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कर अलवर को 2 भागों में विभाजित कर दिया 1826 के अंदर। किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा। ये दोस्तों डोंग जी और जवाहर जी इन्होंने लूटा था। ये सीकर क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं, अभी भी पूजे जाते हैं और लोट जी जाट थे। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 के अंदर। शेखावटी ब्रिगेड 1834। दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई। 1834 के अंदर। और मेरवाड़ा बटालियन 1822। जोधपुर लेजियन का गठन हुआ 1835 के अंदर। मेवाड़ भील कोर 1841 के अंदर। कंपनी इन सभी बटालियन का रखरखाव से संबंधित खर्च किससे वसूला करते थे। समुद्री राज्य से। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई। 1857 के समय मेवाड़ के पीए कौन थे। पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावरस थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1857 जो इसकी क्रांति हुई थी उसमें मारवाड़ के पीए कौन थे। तो दोस्तों ये मारवाड़ के थे मोएक मोसन। इनका सिर काट देते हैं आवा के किले के अंदर क्रांतिकारी लोग। और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में 1857 के समय जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी। 6 सैनिक छावनी थी। राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिक कितने थे दोस्तों। 5000 भारतीय सैनिक थे। मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कब मिली थी। ये मिली थी 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिली थी। मतलब 10 मई को हुई थी, 9 दिन बाद मिली थी। क्योंकि दोस्तों पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी तो लोग आकर ही कहते थे जैसे तैसे। रैली की सुविधाएं नहीं थी, जैसे तैसे वो बैलगाड़ी में बैठ के या लोग आते थे। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था। 28 मई 1857।
मतलब ये यहाँ सूचना मिलने के 9 दिन बाद में नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई? मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी, इनको मार दिया गया दोस्तों। इसका नाम भी आप ध्यान रख लें, मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी इनको अंग्रेज़ों को ठिकाना लगा दिया क्रांतिकारियों ने। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। और नीमच छावनी का कप्तान मैकडोनाल्ड था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। किसकी सहायता से मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया? दोस्तों नीमच पर अधिकार करा था कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से। दोस्तों कितने लोग गद्दार थे अपने यहाँ के राजा लोग, यहाँ के राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया दोस्तों, और आज यही लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे। देखो कितना ताज्जुब की बात है। एरनपुरा विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा का विद्रोह, आदिवासी विद्रोह हुआ था। एरनपुरा छावनी कहाँ पड़ती है? ये पाली के अंदर है। जोधपुर लीजियन में विद्रोह का आगाज़ किसके नेतृत्व में हुआ? मोती खान सूबेदार थे, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। जोधपुर लीजियन जो एरनपुरा छावनी थी, यह विद्रोह था मोती और सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। बिठोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हितकोट और वह जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच हुआ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चेलावास का युद्ध दोस्तों ये 10 दिन बाद होता है, 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पीए मैक मोहसन और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच। इसे दोस्तों काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास के युद्ध को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउवा के किले पर के दरवाजे पर लटका दिया? दोस्तों मैक मोहसन के सिर को। किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 को आउवा के किले पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों ये ब्रिगेडियर होम्स ने अंग्रेज था, इसने अधिकार कर लिया। ढोल बाजे चंग बाजे बड़ो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। इस गीत में किस से टांगने की बात की गई? मैक मोहसन की। कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्रांतिकारी 6 महीने तक अधिकार में ले लेते हैं कोटा को। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया। दोस्तों कितने वीर लोग थे ये लोग, लेकिन इनको जो फांसी की सज़ा मिलती है बाद के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ की थी? कोटा की थी। कहाँ के विद्रोहियों क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काट कर पूरे शहर में घुमाया? कोटा के क्रांतिकारियों ने। कोटा के लोग बहुत वीर थे दोस्तों। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1942 के अंदर, तब भी 10 दिन के लिए कोटा के क्रांतिकारी कोटा पर कब्जा कर लेते हैं। कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक थे महारावण राम सिंह द्वितीय, इनको कर देते हैं कैद। अंग्रेज़ों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित कर लिया? जून 1858 को कर लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। इसके अंदर देखते हैं राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद की गई? दोस्तों 1939 में वायसराय लिनलिथगो, ये दोस्तों ये एक आदेश देते हैं वायसराय लिनलिथगो। उसके बाद के अंदर एकीकरण का काम शुरू होता है। एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, लावा जयपुर के अंदर, नीमराणा अलवर के अंदर। राजस्थान का पहला प्रयास, एकीकरण का पहला प्रयास किसने किया था? कोटा के शासक भीम सिंह ने पहला प्रयास किया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास किया? मेवाड़ महाराणा ने 25 और 26 जून 1946 को इन्होंने भी प्रयास किया था। पर दोस्तों इनके प्रयास थे कि जो खुद की रियासतें हैं जैसे मेवाड़ वाली या हाड़ौती वाली, वही शामिल हो। पूरे राजस्थान के लिए प्रयास नहीं किया इन्होंने, लेकिन किया है कुछ अच्छा है। प्रथम और ये 7 चरणों के अंदर एकीकरण हुआ था। पहला चरण मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948, 18 मार्च आता है दोस्तों ज़्यादातर जगह।
और इसके अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और अलवर इसकी राजधानी बनी थी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राजप्रमुख और शोभाराम कुमावत जो अलवर के थे इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और ये मत्स्य संघ था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ABCD, A यानी अलवर, B यानी भरतपुर, C यानी करौली, D यानी धौलपुर। सवाई माधोपुर इसमें शामिल नहीं था। दूसरा है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 पहले चरण के बाद में 7 दिन बाद बनता है। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, रियासती और कुशलगढ़, वेलावा, ठिकाना को मिलाकर दूसरे चरण का निर्माण होता है। कोटा को इसकी राजधानी बनाते हैं। कोटा के महाराज भीम सिंह को राज प्रमुख बनाते हैं और गोकुल लाल आशावाद शाहपुरा के इनको PM बनाते हैं। ये पूर्वी राजस्थान संघ था। ये काफ़ी रियासत है दोस्तों, आपको ऐसे याद नहीं होगा तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई है। जाड़ू बाबू कीको परसाटो, जाड़ू बाबू कीको और परसाटो 9 रियासत है दोस्तों। जाड़ू का आपको मैं बता के बताता हूँ। जाड़ू, ठीक है, बाबू, कीको, परसाटो। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आपके पास जो भी नोटबुक है उस पर नोट कर लें आप कि इनको कैसे याद करना। जा का मतलब है झालावाड़, डू का मतलब है डूंगरपुर, फिर बा का मतलब बांसवाड़ा, फिर अगले बू का मतलब बूंदी, की का मतलब है किशनगढ़, को का मतलब कोटा, प्रे मतलब प्रतापगढ़, सा मतलब शाहपुरा और टो मतलब टोंक। जाड़ू बाबू कीको परसाटो। आप इसको 4-5 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। और यदि आपको राजस्थान की लोकेशन पता है तो आप तो भी कर सकते हैं, क्योंकि हाड़ौती वाला पूरा क्षेत्र है और उसके बाद ये वागड़ वाला क्षेत्र है। देखिए जिसके नहीं आता क्षेत्र वो ट्रिक से भी कर सकते हैं। तीसरा चरण है, इसको संयुक्त राजस्थान कहते हैं। ये 18 अप्रैल 1948 को, जो पहले चरण के 1 महीने बाद के अंदर तीसरा चरण आता है। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, मेवाड़ का विलय वो कर दिया जाता है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाते हैं राज प्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं PM प्रधानमंत्री, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विलय का उद्घाटन करते हैं। दोस्तों जो पहले 2 चरण होते हैं उनका उद्घाटन करता है NV गाडगिल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 14 चरण है वृद्ध राजस्थान, 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाते हैं क्योंकि तो 4 बड़ी रियासत होती हैं, JJB, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये मिल जाती हैं, तो इसका मतलब लगभग राजस्थान आ जाता है। इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं और ऐसा मानते हैं राजस्थान का निर्माण पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बाकी है। उसके बाद राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को अंदर। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान पूरा होता है उसके याद में मनाते हैं राजस्थान दिवस, और 30 मार्च को है राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, अलग अलग, ठीक है। कई लोग एक ही समझते हैं। संयुक्त राजस्थान से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को विलय हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। दोस्तों इन्होंने गलत ही लिखा, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को PM बनाते हैं और महाराजा भोपाल सिंह को बनाते हैं महाराज प्रमुख। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो अब मेवाड़ रियासत काफ़ी बड़ी थी और प्रतिष्ठित थी, तो इनको बनाते हैं महाराज प्रमुख, पढ़े है ना। और जयपुर वाला को बना दिया मानसिंह को राज प्रमुख, और वल्लभ भाई पटेल आते हैं वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन करने हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद 5वां है जो संयुक्त वृद्ध राजस्थान।
15 मई 1949 ये 49 के अंदर हुआ है। और वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाते हैं और निमराना ठिकाने को विलय करते हैं। जो पहले चरण के अंदर मत्स्य संघ बना था उसको 5वें चरण के अंदर, यानी पहले संघ बन गया था, 4 जिले बने थे, उसके बाद वो साइड में रखे थे, उनको राजस्थान में मिला देते हैं 5वें चरण के अंदर। छठा चरण है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, इसका नाम राजस्थान है। और इसके अंदर सिरोही का विलय होता है और सिरोही के अंदर देलवाड़ा और आबू राजस्थान को नहीं मिलता है। इसको क्या करते हैं, जो सरदार पटेल होते हैं दोस्तों बहुत चालाक होते हैं, आपको पता है, गुजरात के थे, चतुर राजनीति के थे, तो वो 1948 को ही, तारीख मेरे को याद नहीं है, 1 मार्च ऐसा कुछ 1 अप्रैल है, तो 1948 को ही देलवाड़ा और आबू पूरे सिरोही का विलय कर देते हैं। वो इस गुजरात के अंदर, पहले गुजरात नहीं होता था, पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही क्षेत्र था, तो दोस्तों उस मिला देते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। लेकिन बाद में बहुत विरोध होता है, तो फिर क्या करते हैं कि देलवाड़ा और आबू को छोड़ के, क्योंकि दोस्तों देलवाड़ा और आबू टूरिज़्म पैलेस हैं, देलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, तो ये वो रख लेते हैं और हमें सिरोही देते हैं। लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा विरोध होता है और लास्ट के अंदर हमें देना पड़ता है। 7वां चरण है राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956 को, इसको राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और मंदसौर मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा, और उसका विलय राजस्थान में कर दिया जाता है। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया जाता है। इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो सुनील टप्पा और सिरोंज, सुनील टप्पा अपने को मिलता है, सिरोंज अपन उनको देते हैं। तो टप्पा से याद रखो, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल टप्पा खाकर अंदर आ गई, तो हमें ध्यान रखना कि ये सुनील टप्पा खाकर राजस्थान में आ गए, ठीक है। और दूसरा सिरोंज है, तो वो ऑटोमेटिक उनको देना ही है। सिरोही के दोस्तों गोकुल भाई भट्ट थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। उसके बाद है जनसंख्या के अंदर देखते हैं राजस्थान में जनसंख्या का कार्य किया जाता है। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा जनसंख्या कितने वर्षों में होती है, जनगणना 10 सालों के अंदर होती है। पहली जनगणना 1872 के अंदर, और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंटेज, 5.7%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर सन 2011 में कितनी थी, 21.31%। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वृद्धि है बाड़मेर जिले की भी 32.5%। सबसे कम गंगानगर की 10%। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जयपुर का घनत्व है दोस्तों 595, सबसे ज़्यादा है। जैसलमेर का सबसे कम में 17। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करता है, 10% लोग जयपुर में रहते हैं पूरे राजस्थान के। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जैसलमेर में निवास करता है, जैसलमेर में 1% लोग रहते हैं मात्र। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान का 61% भूभाग है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, यहाँ 40% लोग रहते हैं मात्र। ये राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं, सबसे ज़्यादा देखिए बाड़मेर जैसलमेर की ज़्यादा है, फिर उसके बाद ये जो जोधपुर बीकानेर इनकी भी ज़्यादा है। कुल जनसंख्या के अंदर ये दे रखा है दोस्तों, ज़्यादा लोग कहाँ के हैं, जयपुर है, जोधपुर है। ये अगला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब जो 13 जिले आते हैं पश्चिमी राजस्थान में, उनके बारे में बात की गई। कई जगह 12 लिखे आते हैं, कई जगह 13। पूर्वी मैदानी भाग जो राजस्थान का 20% है, में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं दोस्तों, 20% भाग के अंदर 33% लोग रहते हैं। पूर्वी मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व कितना, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना ज़्यादा वेरिएशन है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के अंदर 130 है और पूर्व के अंदर है 332। ये देखिए जनघनत्व है। ये जो क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 928। ये भी आपको ध्यान रखना है, 928 है। और भारत का 940 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात कितना है? 888। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। सबसे कम वैसे हरियाणा के अंदर है और राजस्थान का है 888। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों डूंगरपुर का है 994 महिलाएं प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर के अंदर है। उसके बाद के अंदर है ये लिंगानुपात दे रखा है 1000 महिलाओं पर। देखिए ये जिले, ज़्यादातर जो आदिवासी जिले यहाँ का लिंगानुपात अच्छा है, बाकियों में कम है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग देखिए जो देखिए सीकर, झुंझुनू, जयपुर, यह लिंगानुपात कम है। अनपढ़ लोगों के पास ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता परसेंटेज कितना है? 66.11% है। सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज कोटा का है, 76% है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालौर है, 52%, 52.12। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ और सबसे कम महिला साक्षरता है जालौर की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये साक्षरता दर का भी मैप दे रखा है। ये देखिए जो ये बीच इधर बड़ा एरिया है, शेखावाटी वाला एरिया है। और कुछ ये जिले धौलपुर, भरतपुर, यहाँ अच्छी शिक्षा है। उधर हनुमानगढ़ में भी बढ़िया है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। यह कोटा के अंदर देखिए अच्छा है। कलर वाले हैं जिले, यहाँ पर अच्छा है साक्षरता दर है। गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ की कम है। राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शहरी है? दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या का 25% भाग शहरी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 24.8 होना चाहिए शायद। राजस्थान में सबसे वैसे एग्जैक्टली तो वैसे 25 दिया उन्होंने, तो 25 याद कर लें। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? तो कोटा जिले की सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। राजस्थान में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में सबसे कम लोग रहते हैं शहरों के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एसटी के अंदर है? 13.5% लोग एसटी के हैं। और राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? राजस्थान के अंदर भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और शहरिया, ये लोग निवास करते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की? राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या मीणा जनजाति की है। सबसे प्राचीन जनजातियाँ भील है। और डामोर जनजाति और डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती हैं? तो ग्रासिया लोग रहते हैं सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में रहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील के अंदर। सांसी जनजाति भरतपुर की है। और राजस्थान में कौन सी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया? शहरिया को। राजस्थान में सर्वाधिक शहरिया जनजाति पाई जाती है 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील के अंदर। उसके बाद आता है उद्योग। ऊन से बनी बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों ऊन से बनी बरडी जैसलमेर की है। ऊन के कंबल बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फास्फेट उत्पादन होता है? दोस्तों फास्फेट देखिए 90% अपने यहाँ होता है। तांबे से बने उद्योग से संबंधित जिले कौन से हैं? झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर। सोने चांदी का आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर है। इसका सांगानेर एरिया प्रसिद्ध है दोस्तों, जौहरी बाजार। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला धौलपुर। पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला जैसलमेर। लाल पत्थर धौलपुर का और पीला पत्थर जैसलमेर का। सूती वस्त्र की पहली मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर के अंदर। कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889। राजस्थान की वस्त्र नगरी मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई? हनुमानगढ़ की गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिल को। दोस्तों इनको
एक तो गुलापुरा भीलवाड़ा की और ये एक ही गंगापुर, इनको मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और विनिंग मिल संघ की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग, मैंने पहले विनिंग बोला, जिनिंग मिल संघ को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? स्पिन फेड के नाम से जानते हैं। दोस्तों गंगापुर नहीं है, ये गंगानगर होगा। गंगानगर जो शुगर मिल है उसके बारे में, हनुमानगढ़ की गंगानगर शुगर मिल और गुलापुरा भीलवाड़ा की सहकारी व्यवस्था मिल, इनको मिला के हुआ है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए किस कच्चे माल की सर्वाधिक उपलब्ध कौन सा है? चूना पत्थर सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की? लाखेरी बूंदी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना खोला गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला सबसे आदर्श माना जाता है? चित्तौड़गढ़। बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ का है। जेके वाइट दोस्तों नागौर का है। श्री सीमेंट ब्यावर का, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जेके सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित हैं? तो ये निम्बा हेड़ा के अंदर भी है, नागौर के अंदर भी है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल किस जिले में स्थापित की गई? चित्तौड़ के अंदर पहली शक्कर मिल स्थापित की गई। शुगर मिल भी वहाँ है और सीमेंट उद्योग तो है यहाँ। राजस्थान की पहली शुगर मिल या शक्कर मिल किस नाम से जानते हैं? 1932 के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पहली शुगर मिल है चित्तौड़ के अंदर भोपाल सागर और पहला सीमेंट उद्योग है लाखेरी बूंदी के अंदर। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर क्षेत्र में स्थापित की गई। दोस्तों निजी क्षेत्र की मिल है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कहाँ कहाँ शुगर मिल है? चित्तौड़गढ़, केशोराई पाटर, बूंदी, गंगानगर। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राज्य का सबसे बड़ा सेज जयपुर का सीतापुरा। उसके बाद दोस्तों पर्यटन और परिवहन वो देखते हैं हम। इसके अंदर है किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है? दोस्तों रक्त वाहिनियाँ होती है, परिवहन को कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महासागर गलती से महानगर शामिल है? स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर 4 बड़े नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है? तो रेल परिवहन सबसे सस्ता है स्थल पर लंबी दूरी के लिए। और भारत में पहला रेल कब और कहाँ चली? 1853 के अंदर महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। राजस्थान में पहली रेल यात्रा 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट के बीच, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट 1874 और 1853 के अंदर भारत के अंदर। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? 2 है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल है? दोस्तों 5 है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। 2 संभाग मुख्यालय, एक उदयपुर और एक भरतपुर में रेलवे मंडल नहीं है। राजस्थान में जयपुर मेट्रो की शुरुआत जून 2015। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जयपुर, उदयपुर के डब्बों के अंदर। रातानाडा जोधपुर के अंदर है दोस्तों, ये एयरफोर्स के पास है। घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य। पैलेस और वेल्स रेलगाड़ी कहाँ तक चलती है? दिल्ली से यूपी को चलती है पैलेस और वेल्स। राजस्थान के किन किन जिलों में पैलेस और वेल्स गाड़ी चलती हैं? जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर। जो दोस्तों ये ज़िले अपने किलों के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ चलती है। पेइंग गेस्ट योजना का संबंध पर्यटन विभाग से, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऊँट महोत्सव है बीकानेर का, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। पतंग महोत्सव जयपुर का है। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद के अंदर है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर है। उदयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक, विकास योजनाएं। ये दोस्तों कृषि संबंधी योजनाएं हैं और इनका उद्देश्य देख लेते हैं। योजना का नाम कृषि कल्याण कोष का उद्देश्य किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन,
औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थ की उपलब्धता को सहज बनाना। किसान कलेवा योजना या किसान कलेवा योजना, कलेवा कैसे कहते हैं, सुबह सुबह जब खाना खाते हैं उठ के उसे कलेवा कहते हैं। किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता देना। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों और मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। उसके बाद में है आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता। दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता कितना मिलता है, तो ये मिलता है महिलाओं के लिए है 4500 रुपये है, दिव्यांगजनों को 4500 मिलते हैं और 4000 मिलते हैं पुरुषों को, तो 4000 रुपये भत्ता है। भामाशाह योजना है वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे ज़रूरतमंद तक पहुंचाना। ये दोस्तों सब ऑनलाइन जोड़ दिया गया है, उसे भामाशाह योजना कहते हैं। सीधा खाते के अंदर पैसा आता है, पहले नहीं आता था। स्वास्थ्य संबंधी योजना है, स्वास्थ्य जननी शिशु सुरक्षा योजना है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। आशा सहयोगिनी योजना, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण और पोषण सहायक सेवा उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत सस्ती गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वभौम बनाना। जननी एक्सप्रेस से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना और घर ले जाना, ये जननी एक्सप्रेस है। और आयुष्मान भारत, सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये बहुत शानदार योजना है आयुष्मान भारत। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये भी बहुत शानदार योजना है। सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध करवाना और वहाँ बीमारियों की निःशुल्क जांच करना। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं हैं, वो देखते हैं ये कौन कौन सी योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, कन्या भ्रूण कन्या हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। स्वावलंबन योजना है, गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर सुधारना। साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों के सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अगला है IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद दोस्तों अगली है ग्रामीण विकास की योजना है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता हेतु देश को खुले शौच मुक्त बनाना और कचरे का संग्रहण विस्तारण। इसमें दोस्तों 12,000 रुपये मिलते हैं। और अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्रों जैसे मेवात है, डांग है, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। अभी इसको बजट 2022-23 के अंदर 125 दिन कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। अगला टॉपिक है दोस्तों जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास। ये देखते हैं किस किस तरह से वह हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने करी थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई दोस्तों? 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली से हुई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई 18 अप्रैल 1951 है तेलंगाना के तिरुचपल्ली से। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित। भूदान का मतलब होता है जैसे गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको, जो धनाढ़ी लोग जिनके पास अधिक ज़मीन थे तो वो दान कर देते थे, उनके नाम करवा देते थे, उससे कहते हैं भूदान आंदोलन। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान किया गया? नागौर जिले के अंदर भूदान किया गया।
राज्य सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित कराया? ग्राम दान अधिनियम 1971। आज़ादी के समय राजस्थान का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75%। अब कम में 60% है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। ये दोनों ध्यान रखना आप लोग। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। किसान किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1951 की महिला साक्षरता 2.51% मात्र। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता 52.10। और राजस्थान महिला आयोग का गठन, ये भी ध्यान रखना आपको, 15 मई 1999। महिला आयोग के सदस्य, एक अध्यक्ष हो गए, 3 सदस्य हो गए, 4 सदस्य हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 3 साल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबला योजना का संबंध है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, सबला योजना। उसके बाद अगला है सबला योजना में लाभार्थी होता है सबला योजना के अंदर 11 से 18 वर्ष की बालिका जो विद्यालय नहीं जाती है या जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया उसे सबला योजना के अंदर आते हैं। सबला योजना मतलब 11 से 18 साल की बालिका संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? 2015 में घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण और संरक्षण अधिनियम है, अधिनियम 1956 है। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है दोस्तों? दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। और ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं? उनमें ईवीएम के अंदर 16 उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते हैं, इतनी जगह होती है। और नोटा का पूर्ण रूप क्या है? नन ऑफ द अबव। चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किया जाता है, तो इसका गठन करता है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, और ये होता है जिला कलेक्टर। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी जब हम वोट देते हैं तो एक पेपर टाइप एक पेपर दिखता है हमें कांच के अंदर, हालांकि वो हमें नहीं मिलता क्योंकि वो फिर वहाँ एक पेटी होती है उसके अंदर चला जाता है ऑटोमेटिक। वीवीपैट में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? 7 सेकंड तक दिखाई देती है। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले में के मजदूरों ने आंदोलन किया? ये राजसमंद जिले के भीम तहसील के देव डूंगरी के मजदूरों ने सूचना के अधिकार की मांग की थी। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून लाया गया? सूचना का अधिकार कानून लाया गया। सूचना का अधिकार कानून 2000 ईस्वी में बनाया गया। राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य था? ये था पहला राज्य। और सूचना का अधिकार कानून कब आया था? 2005 के अंदर आया था, 5 साल बाद के अंदर। लेकिन राजस्थान में 5 साल पहले आ गया। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून में कौन सा अधिकार लागू किया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आरटी 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यह अधिनियम किस आयु के बच्चों पर लागू होता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों पे। और इस अधिनियम द्वारा किस कक्षा की पढ़ाई? कक्षा 1 से 8 तक बच्चे पढ़ते हैं। निजी स्कूलों में कमज़ोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरटी एक्ट के अधीन कितनी सीटें हैं? 25% सीट है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? दोस्तों ये है 20 नवंबर 1989 को यूएनओ में बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। भारत में इस समझौते पर हस्ताक्षर 1992 के अंदर। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। राजस्थान की जन सामान्य की समस्या को दर्ज कराने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? दोस्तों राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल। सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर कितना है? 181 है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सिटीजन कॉल सेंटर। और रैंसमवेयर क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है। क्या है रैंसमवेयर? मालवेयर क्या है? मालवेयर भी दोस्तों ये कंप्यूटर वायरस है। रैंसमवेयर और मालवेयर, ठीक है। उसके बाद में अगला देखना आपको फिशिंग क्या है? फिशिंग एक तरीके से ऑनलाइन ठगी है दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और स्पूफिंग क्या है? व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करता है स्पूफिंग।
अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो वे अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर। स्वीप का पूर्ण नाम क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट प्रोग्राम है। ग्रामीण और शहरी प्रशासन वो देखते हैं तो किस संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया है दोस्तों? 11वीं अनुसूची के बारे में, 11वीं अनुसूची के अंदर, और 12वीं के अंदर शहरी निकाय के बारे में। ग्राम पंचायत के दिन कितने कार्य हैं दोस्तों? 29 हैं। 29 2 + 9 = 11, 11वीं अनुसूची। ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति में कौन होता है? प्रधान और खंड विकास अधिकारी। और जिला परिषद में जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये चीज़ आपको तीनों ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना। लोकतंत्र की पहली इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत से मिलकर बनती है वार्ड पंच। ग्राम पंचायत यानी किससे मिलकर बनती है? वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। उसके बाद में ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? इसके करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ग्राम पंचायत का कार्यकाल है 5 साल है। ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी ये पंचायत समिति है। प्रधान और उप प्रधान का चयन करता है, निर्वाचित सदस्य करते हैं। पंचायत समिति की सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। दोस्तों ये गलत लिखा है। पंचायत समिति सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ये इन्होंने फैक्ट गलत लिखा है। ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लें। पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी? जिला परिषद है। जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, बाजारों से प्राप्त आय आदि। ठीक है। पंचायत समिति का आय का साधन क्या है? स्थानीय कर, शुल्क के साथ प्राप्त राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। ठीक है। जिला परिषद की आय का स्रोत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूली और राजस्व से प्राप्त निश्चित हिस्सा। ग्राम पंचायत की बैठक कब बुलाई जाती है दोस्तों? ये प्रत्येक 3 माह में एक बैठक बुलाते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम सभा की बैठक किस किस तारीख को होती है? ये 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। ठीक है। 26 जनवरी और 15 अगस्त आपको झंडा दिवस है। 1 मई क्या है? आप देखिए विश्व मजदूर दिवस होता है 1 मई, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया जयपुर के बस्सी के अंदर पहला ग्राम न्यायालय किया गया स्थापित। नगर निगम के लिए क्या नियम है? जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या और सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा आयु से वो नगर निगम कहलाता है, और 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है वो नगर परिषद होता है, और जहाँ जनसंख्या 15,000 से ज़्यादा 1 लाख तक होती है उसे नगर पालिका बनाते हैं। ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर है। नगर परिषद का सभापति है, और नगर पालिका का नगर पालिका अध्यक्ष है। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई है? तो ये है 74वां संविधान संशोधन, नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है। अगला है राजस्थान में कला व संस्कृति। बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह हाड़ा ने करवाया था 1354 ईस्वी में। किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला, अनुरोध महल है? बूंदी दुर्ग में देखिए छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, अनुरोध महल है। लोहागढ़ किला है, सूरजमल ने बनाया था भरतपुर के अंदर। मिट्टी का किला कहते हैं लोहागढ़ किले को। गणेश मंदिर किस किले में है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। जालोर दुर्ग में प्रवेश के कितने दरवाजे हैं दोस्तों? 4 दरवाजे हैं। जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं सदी के अंदर परमा राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। राजस्थान का कौन सा किला मत्स्य आकार पहाड़ी पर है, यानी मछली के आकार की पहाड़ी है दोस्तों? ये है चित्तौड़ किला, बहुत खूबसूरत है। यहाँ हम गए भी थे एक बार। गोमुख कुंड किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश या विश्वकोश विजय स्तंभ को कहते हैं। कोंबलगढ़
को अन्य किस नाम से जानते हैं? कुंभलगढ़ कुंभल नहर के नाम से जानते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? महाराणा कुंभा ने किया। महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया? ये मंडन के नेतृत्व में। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये कुंभलगढ़ किले के अंदर है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ किले में है। जाली पावड़ी और मामा देवकुंड स्थित है कुंभलगढ़ किले के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं, जहाँ महाराणा कुंभा रहा करते थे। आमेर दुर्ग में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला की विशेषताएं थी? महाराजा मानसिंह की कारण था। गागरोन दुर्ग के नदियों के संगम पर दोस्तों, गागरोन दुर्ग है आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? गागरोन का किला है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जगदीश मंदिर उदयपुर। सहस्त्रबाव का मंदिर है नागदा उदयपुर। अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा राजसमंद। एकलिंग जी उदयपुर। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर उदयपुर है। चार भुजानाथ गढ़बोट राजसमंद। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर सिरोही। रणकपुर जैन मंदिर पाली और किरड़ू के मंदिर बाड़मेर। उसके बाद ओसिया का मंदिर है दोस्तों जोधपुर के अंदर। बारडोली का शिव मंदिर राउतवाटा चित्तौड़गढ़। और भिंड देवरा शिव मंदिर है बारा के अंदर। कंसवा मंदिर कोटा के अंदर। कमलेश्वर महादेव बूंदी के अंदर है। सूर्य मंदिर झालरापाटन के अंदर है। और ओसिया जोधपुर के अंदर भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। मिट्टी की फड़ कहाँ बनाई जाती है? मोलेला और राजसमंद के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक और ये हमारी जो 8वीं क्लास की पुस्तक है पूरी होती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।